नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज के किताब का नाम है अर्थला। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। अर्थला की कहानी एक नए युग की है। बस उसके पात्रों और स्थानों को पुराने युग का जामा पहनाया गया है। कहानी वाकई बहुत रोचक है। इसका हर एक पात्र अपने आप में दमदार है। यह बहुत सारे पात्रों को लेकर लिखा हुआ सागा है। कहानी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपने रियल लाइफ में कभी नहीं सुने होंगे, जैसे कि भूमि सिद्धि, वायु सिद्धि, स्वर्ण भस्म, काले नीले पीले ऐसे पत्थर जो आपस में टकराते हैं तो अलग ही एनर्जी निर्माण करते हैं। भूमि सिद्धि और वायु सिद्धि ऐसी शक्तियां हैं जो साधारण मनुष्यों को दैवीय जान पड़ती है, लेकिन लेखक ने इसको विज्ञान के धरातल पर पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। साथ में यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं कि धरती पर रहने वाले देव, दानव, असुर, नाग यह कोई अलग अलग प्राणी नहीं बल्कि साधारण मनुष्य ही थे। बस अलग अलग मान्यताओं और आराध्य भगवानों के कारण उनके अलग अलग नाम पड़ गए। इन जातियों को जस्टिफाई करते हुए उनके विवरण लेखक ने बहुत अच्छे से बताए हैं, जैसे कि दानव दान देने में अव्वल थे, देव अपने उन्नत विज्ञान के कारण सभी लोगों की मदद किया करते, इससे वह सब लोगों में पूजनीय हो गए और उनका स्तर भी बढ़ गया। अब असुरों ने भी अपने विज्ञान को इतना उन्नत कर लिया कि वह भी देवों की बराबरी कर सके, फिर भी उनके कुटिल स्वभाव के कारण वह देवों की बराबरी नहीं कर सके। उनके इसी जलन के कारण देव और असुरों में कितने ही देवासुर संग्राम हुए। भारत देश को सबसे पहले जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था या फिर सिंधु देश के नाम से, क्योंकि भारत की सबसे पहली संस्कृति इसी नदी के किनारे बसी थी। इसीलिए शायद इस किताब की कहानी का नाम है अर्थला, संग्राम सिंधु गाथा। पहल लगता है कि विधान ही इस कहानी का नायक है, लेकिन नहीं, विधान जैसे और भी नायक और नायिकाएं आपसे कहानी आगे बढ़ने के साथ रूबरू होते जाएंगे। वैसे आप उनकी बुद्धि, स्वभाव और युद्ध कौशल से परिचित होते जाओगे। किताब में बहुत सारे राज्यों की कहानी बताई गई है। इसी को समझाने के लिए किताब के शुरुआत में एक नक्शा दिया है, उसे आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। इस अद्भुत और अप्रतिम किताब के लेखक है विवेक कुमार, प्रकाशक है हिंदी युग्म, पृष्ठ संख्या है 440 और उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। सारांश। कहानी का सेंटर है अर्थला राज्य। यह कभी देवों की नगरी हुआ करता था। एक ज़माने में यह सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। अभी वक्त बीतने के साथ अर्थला कमज़ोर हो गया है और उसके प्रतिद्वंद भी शक्तिशाली। वह अर्थला पर हमला करके उसे नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसीलिए अर्थला की रानी अभी अपने सहायक राज्यों और सिद्धिदारी लोगों को ढूंढ रही है ताकि वह आगामी युद्ध में अर्थला की ओर से लड़कर उसकी रक्षा कर सके। इसमें ऐसे बहुत सारे पुराने सिद्धिदारी योद्धा हैं जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी को चुन लिया है। उसमें से पहला है विधान। उसे उसके गुरु कान ने अपनी भूमि सिद्धि का उत्तराधिकारी चुन लिया है। गुरु कान का संबंध अर्थला से है। जब अर्थला को यह पता चलता है तो वहाँ के सेनापति विधान को अपने साथ अर्थला ले जाते हैं, जबकि विधान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। विधान के साथ उसका भाई सत्तू भी चल देता है, जिसको नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करने का शौक है। अर्थला जाने के बाद विधान को अमरखंड में शिक्षा लेने का अवसर मिलता है। इस अवसर के साथ विधान को और भी नई बातें पता चलती है, जैसे कि देव और उनकी प्रयोगशालाएं, हिमालय पर रहने वाले यति और बहुत कुछ। इन सब जानकारियों की वजह से विधान को लगता है कि वह अब तक कितनी छोटी दुनिया में रह रहा था। बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, यह कितना कुछ है जानने के लिए। विधान के पास जो भूमि सिद्धि है वह उसमें परिपक्व नहीं है। उसके लिए उसे और भी ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। इसलिए उसे अर्थला के सेनापति उग्रकेतु अमरखंड नामक शैक्षणिक संस्थान में भेजते हैं, जहां विधान को उसकी भावी जीवन संगिनी मिल जाती है। अमरखंड के भूतपूर्व मेधावी विद्यार्थी रहे नाग प्रमुख, जो कि अर्थला की रानी के भाई भी है, विधान से भेंट करते हैं। इसमें अर्थला की रानी महापराक्रमी बताई है। उनके पास भी युद्ध के लिए एक अलग ही विद्या है। असुर
देश का युवराज और अभी महाराज भी बहुत चालाक और बहादुर बताया है। वह असंभव दिखने वाले काम भी संभव कर दिखाता है। दक्षान के पिता का अंगरक्षक जो अकेला ही पूरी सेना को हरा दे, उसके रहते दक्षान के पिता का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी अंगरक्षक को दक्षान अपने जाल में ऐसे फंसाता है कि वह खुद ही अपने महाराज की हत्या कर देता है। इसी दक्षान के अंगरक्षक के पिता एक महाबली व्यक्ति है जो ताकत में गुरु कान के बराबर है। एक समझौते के तहत गुरु कान के कुंडल इन्हीं के राज्य में है। अब विधान को अपनी भूमि सिद्धि की शक्ति बढ़ाने के लिए इन्हीं कुंडलों की जरूरत है। इसीलिए उसे असुरों की नगरी छुपकर जाना होगा या फिर युद्ध करना होगा। युद्ध होगा तो अर्थला और कमजोर हो जाएगी और छुपकर जाने की परमिशन अर्थला की रानी देगी नहीं। इसीलिए विधान, नाग प्रमुख और उनका बाल सखा जो अयोध्या का राजा है, तीनों मिलकर दक्षान की नगरी जाते हैं। इसके लिए उन्हें घने बांस के जंगलों से गुजरना होता है जिसके नीचे दलदल है और दलदल से जुड़ी परेशानियां भी। अब वह लोग इस बांस के जंगल को कैसे पार करते हैं उसका वर्णन आप जरूर पढ़ें। उसके बाद वहां पहुंचकर वह तीनों जो लड़ाई लड़ते हैं उसका भी वर्णन आप जरूर पढ़िए। इसमें विधान को अपनी भूमि सिद्धि की ताकत का एहसास होता है कि वह इसे कहाँ तक उपयोग में ला सकता है। वह इसे स्तरों में यूज करता है। हर स्तर के साथ उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। यही तीनों सही सलामत अर्थला पहुंचे जाते हैं। लेकिन कैसे? जो व्यक्ति इन तीनों को बेहोशी की हालत में अर्थला की सरहद पर छोड़ता है उसके बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता। इस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए भी आपको यह किताब पढ़नी होगी। इस व्यक्ति का वर्णन भी बड़ा दिलचस्प है। यह तो हमने सिर्फ विधान से जुड़ी कहानी या कहे बातें बताई है, लेकिन इस कहानी में और भी बहुत सारे पात्र हैं जिनकी अपनी ही अलग अलग कहानियां हैं। वैसे भी गुरु कान की मृत्यु का राज जानने में आपको उत्सुकता तो होगी, क्योंकि गुरु कान उन शक्तिशाली लोगों में से थे जो अकेले ही पूरी सेना को हरा दे, जो कभी अर्थला राज्य की शक्ति थे। फिर क्यों वह विधान के छोटे से गाँव में कुटिया बनाकर रहते हैं और इतने शक्तिशाली होने के बावजूद क्यों वह साधारण सिपाहियों के हाथों मारे जाते हैं? अर्थला के सेनापति कहते हैं कि यह उनकी इच्छा मृत्यु थी। लेकिन कैसे? क्या आपको इसका उत्तर जानने की उत्सुकता नहीं? अगर है तो यह किताब पढ़ना मिस मत कीजिए। किताब की हर एक लाइन, हर एक शब्द पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। वैसे भी अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे तो अच्छे विषय से चूक जाओगे। किताब पढ़िएगा ज़रूर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। विश यू हैप्पी रीडिंग।